नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। सागरी जल में नमक की जो मात्रा है उसको सागरी लवणता कहते हैं। सागरी जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरी जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। सागरी जल का संगठन। सागरी जल एक सक्रिय घोलक होता है जिस कारण उसमें कई प्रकार के खनिज घुली अवस्था में मिले रहते हैं। चूंकि प्रतिवर्ष सागरों में लवण लाया जाता है, अतः उसकी कुल मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई लोगों ने सागर स्थित कुल लवण की मात्रा ज्ञात करने का प्रयास किया है। जोली के अनुसार यह मात्रा 50 अरब टन, मरे के अनुसार 5 अरब टन, क्लार्क के अनुसार 2.7 अरब टन। जोली के अनुसार यदि समस्त सागरी लवणता को निकालकर ग्लोब पर फैला दिया जाए तो उसकी मोटाई 150 फीट 45.7 मीटर हो जाएगी, और यदि उसे केवल धरातल पर बिछाया जाता है तो मोटाई 500 फीट 152.4 मीटर हो जाएगी। यदि सागर के सभी लवण हटा लिए जाए तो सागर तल में 100 फीट 30.48 मीटर की गिरावट आ जाएगी। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार्क ने सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। स्मरणीय है कि विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु इसकी संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33% से 37% के बीच रहती है। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लवण कुल मात्रा और उसका प्रतिशत कितना क्या है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन सब की मात्रा और उसका सारा आपकी स्क्रीन पर है। सागरी लवणता की उत्पत्ति। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, उस समय पपड़ी क्रस्ट में लवणता की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंचाए जाने लगे, जिस कारण सागर की लवण मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्व प्रमुख थी। इसके अलावा पवन द्वारा भी नमक का स्थल से सागर में स्थानांतरण होता रहा। वर्तमान समय में भी यही क्रम जारी है। सागरीय लवणता को नियंत्रण करने वाले कारक। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवणता की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इतना नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहते हैं। इन इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरी धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तथा लवणता की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा होता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता अधिक होती है, जैसे कर्क तथा मकर रेखाओं के पास। भूमध्य रेखा भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती जितनी आयनवर्ती भागों में। वर्षा द्वारा जल की पूर्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है, वहां पर लवणता कम हो जाती है।
भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि आयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिमवर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचाने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवों के चतुर्दिक कम लवणता की मेखला पाई जाती है। तीसरा, नदी के जल का आगमन। यद्यपि नदियां सागर में अपने साथ लवणता लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता पाई जाती है। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। कृष्ण सागर में डैन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता की मात्रा 18% पाई जाती है। स्मरणीय है कि जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की पूर्ति से अधिक होती है, वहां पर लवणता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए रूम सागर में लवणता 40% पाई जाती है। यहाँ पर कृष्ण सागर से मतलब काला सागर और रूम सागर का मतलब है भूमध्य सागर। चौथा, वायु दाब तथा वायु दिशा। प्रति चक्रवाती दशाएं, स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। आयनवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती हैं। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती हैं। यह हवाएं अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिस कारण वहां लवणता बढ़ जाती है। परंतु वहां से जल हटाया जाता है और वहां पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है। परिणाम स्वरूप लवणता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। इस कारण से मेक्सिको की खाड़ी में लवणता 30% से 37% पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं, परंतु पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती हैं। कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण हो जाता है। पांचवा, सागरी गतियां। सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना है, अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती हैं। मेक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तटीय भाग में लवणता घट जाती है। बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगण्य होता है, परंतु वे सीमांत सागर, जो कि सागर से चौड़े प्रवेश द्वारा मिले होते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होते हैं। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। उष्ट महोदय ने बताया है कि सागरीय लवणता पर मुख्य रूप से 3 कारकों का प्रभाव होता है। वर्षा के कारण लवणता में कमी होती है, वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, मिश्रण की प्रक्रिया के कारण लवणता में परिवर्तन होता है। ये तीनों कारक उन्होंने बताए हैं। सागरों में लवणता में सामयिक परिवर्तन भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता तथा दिसंबर में न्यूनतम लवणता वाष्पीकरण का प्रभाव के कारण पाई जाती है। अब लवणता का वितरण। लवणता का वितरण
महासागरों की औसत लवणता 35% है, परंतु प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवणता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। लवणता में अंतर क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में होता है। इसी तरह बंद, अस्तः बंद, अंशतः बंद एवं खुले सागरों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है। इस आधार पर सागरीय लवणता के वितरण का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, क्षैतिज वितरण तथा लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण में मुख्य रूप से अक्षांशों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत प्रत्येक महासागर की लवणता का अलग अलग वितरण देखा जाता है। इसी तरह सीमांत सागरों, खुले, बंद तथा आंशिक बंद की लवणता के वितरण पर भी दृष्टिपात किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर सभी अक्षांश मंडल और उनमें पाई जाने वाली लवणता बताई गई है। लवणता के 4 मंडल हैं। पहला है भूमध्यरेखीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम लवणता का मंडल। दूसरा है आयनवर्ती अधिक लवणता का मंडल। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का मंडल तथा चौथा है ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता का मंडल। अब प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत महासागरों में लवणता का वितरण या तो अलग अलग रूपों में लिया जाता है या विभिन्न लवण मंडलों के अंतर्गत लिया जाता है। जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 प्रदेशों में विभक्त किया है। इनमें पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के आकार तथा वृहद क्षेत्रफल के कारण उसके विभिन्न भागों में लवणता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास लवणता 34.85 रहती, यानी 35% के आसपास रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता 35% पाई जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में इन्हीं अक्षांशों में लवणता 36% पाई जाती है। उत्तर प्रशांत महासागर में इन अक्षांशों के उत्तर में महासागर के पश्चिमी भाग में ओखोटस्क तथा मंचूरिया के पास ठंडी धारा के कारण हिम पिघलने से प्राप्त जल की पूर्ति के कारण यह घटकर 31% हो जाती है। मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया तथा पेरू तट के पास जल के स्थानांतरण तथा नीचे से जल के ऊपर आने के कारण लवणता कम पाई जाती है। कोलंबिया तट के पास 28% तथा चिली तट के पास 33% लवणता पाई जाती है। नदियों के मुहाने के पास कम लवणता येलो नदी 30% तथा यांगटी सिकियांग 33% पाई जाती है। सामान्य से अधिक, अब प्रशांत महासागर का अपार्ट है जिसमें सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश 37 से 41% में लाल सागर 37 से 41%, फारस की खाड़ी 37 से 38% और तीसरा है रूम सागर 37 से 39%। ब है सामान्य लवणता वाले प्रदेश 32 से 36%। कैरिबियन सागर 35 से 36%। दूसरा है बास जलडमरू 35.5%। तीसरा है कैलिफोर्निया की खाड़ी 35.5%। और इसका स पार्ट है सामान्य से कम लवणता प्रदेश 20 से 35%। आर्कटिक सागर, उत्तर ऑस्ट्रेलिया सागर, बोरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, सेंट लॉरेंस की घाटी, बाल्टिक सागर और हडसन की खाड़ी, ये हैं सामान्य से कम लवणता वाले प्रदेश। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.67 है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 से 20% अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 5% उत्तरी अक्षांश के पास 34.68%, 15 डिग्री उत्तर अक्षांश तक 36% तथा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 37.77% की लवणता पाई जाती है। दक्षिणी अटलांटिक में 10
से 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागर के पश्चिमी भागों में लवणता अधिक तथा पूर्वी भाग में कम लवणता पाई जाती है। नदियों के मुहाने के पास कम लवणता पाई जाती है। सेंट लॉरेंस के मुहाने पर 31%, अमेजन के मुहाने के पास 15%, कांगो के सामने 34%, नाइजर के सामने 20% तथा राइन के मुहाने के पास 32%। अटलांटिक महासागर के आंशिक बंद सागर। आंशिक रूप से बंद सीमांत सागरों में लवणता के वितरण का भिन्न प्रतिरूप देखने को मिलता है। उच्च अक्षांशों में होते हुए भी उत्तरी सागर में लवणता 34% पाई जाती है, क्योंकि इसमें गल्फ स्ट्रीम के कारण लवण का समावेश कर दिया जाता है। इसके विपरीत बाल्टिक सागर में न्यून लवणता पाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियों तथा वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है और उत्तर जाने पर लवणता घटती जाती है। रूजेन द्वीप के पास लवणता 7% से 8% तथा बोथनिया की खाड़ी में मात्र 2% पाई जाती है। दक्षिणी स्वीडन के पूर्व में लवणता केऊ के पास 11% तथा बार्नहोम के पास 8% रहती है। रूम सागर में अत्यधिक वाष्पीकरण तथा अटलांटिक महासागर के साथ कम संपर्क के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी भाग में 36.5% तथा पूर्वी भाग में 39% लवणता पाई जाती है। कृष्ण सागर में नदियों द्वारा जल की पूर्ति के कारण लवणता घटकर 17 से 18% रह जाती है। कैरिबियन सागर में 30% लवणता पाई जाती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धाराओं के कारण इसमें खारा जल लाया जाता है। हिंद महासागर। हिंद महासागर उत्तरी हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी के कारण स्वच्छ जल की अपार राशि खारेपन को कम कर देती है। अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क पर्यावरण पाया जाता है। हिंद महासागर के आंशिक बंद सागर फारस की खाड़ी के अग्रभाग में लवणता 37% तथा आंतरिक भाग में 40% पाई जाती है। लाल सागर में लवणता 36% से 41% पाई जाती है, क्योंकि उच्च तापक्रम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा वर्षा कम होती है। महासागरों तथा सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समलवण रेखाएं वे होती हैं जो सागरों की सतह पर समान लवणता वाले क्षेत्रों को मानचित्र पर मिलाती हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे। अब आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं विश्व के मानचित्र पर समलवण रेखाएं। अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता। महाद्वीपों के भीतर पाए जाने वाले सागरों तथा झीलों में लवणता के वितरण पर वाष्पीकरण, उच्च तापक्रम तथा नदियों द्वारा जल की पूर्ति के अलावा उनसे निकलने वाली नदियों का भी प्रभाव होता है। जिस आंतरिक सागर या झील से नदियां निकलती हैं उसकी लवणता कम हो जाती है, क्योंकि नदी अपने साथ लवण ले जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। दक्षिणी भाग में कारागुगास की खाड़ी में लवणता 170% पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में 220% और मृत सागर में 238% तथा टर्की की वान झील 330% लवणता पाई जाती है। लंबवत गहराई के साथ वितरण। महासागरों में लंबवत वितरण के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अटलांटिक के दक्षिणी छोर पर
पर सतह की लवणता 33% रहती है, परंतु 200 फेदम 1200 फीट की गहराई पर यह बढ़कर 34.5% तथा 600 फेदम यानी 3600 फीट की गहराई पर 34.75% हो जाती है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास सतह की लवणता 37% रहती है, जबकि तली में घटकर 35% हो जाती है। पुनः भूमध्य रेखीय सतह की लवणता 34% होती है, जो कि नीचे जाने पर बढ़कर 35% हो जाती है। इसके होते हुए भी सामान्य रूप में कहा जा सकता है कि उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, मध्यम अक्षांशों में 200 फेदम तक लवणता बढ़ती है, परंतु पुनः घटने लगती हैं, और भूमध्य रेखा पर लवणता बढ़ती जाती है, परंतु पुनः गहराई में जाने पर घटने लगती हैं। आज के लिए इतना ही।